बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज। एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिससे कि हम हमेशा एक बहुत अच्छा, बहुत डिफरेंट मेहमान आपके सामने लेके आते हैं। आज के मेहमान के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे प्रोग्राम का नाम है लम्हे उस्ताद के साथ। वाकई आज के मेहमान हमारे उस्ताद हैं। ये ना सिर्फ मेरे उस्ताद हैं बल्कि बहुत लोगों के उस्ताद हैं। और अगर हम एचआर फर्टिलिटी की बात करें, ट्रेनिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो माशाल्लाह माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा, बहुत बड़ा नाम है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एटलीस्ट हमारी इंडस्ट्री की 25 से 30% लोगों ने इनसे या पढ़ा या इनकी ट्रेनिंग जरूर अटेंड की हुई है। लेट्स वेलकम सोहेल रिजवी। इनसे जानते हैं कि ये क्या कहेंगे अब न्यू नॉर्मल के बारे में, ट्रेनिंग इंडस्ट्री को किस हिसाब से देखते हैं और मैनेजमेंट को कहाँ पे देख रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। वालेकुम अस्सलाम and thank you Asim for inviting me. It's all आपके साथ जब भी मुलाकात होती है, चाहे वर्चुअली हो या फिजिकली हो, it's always to be a guest in the session. और सवाल या जो हमारा टॉपिक है आज का, it is more about के हम इस स्टेज पे क्यों पहुंचे, या ये जो क्राइसिस हमारे पे आ रहा है उसकी बैकग्राउंड क्या होती है और ये हम इससे निकल के कहाँ जाएंगे। तो हमने जहां भी जाना होता है उससे पहले ये देखना जरूरी होता है कि हम आए कहाँ से और हम जिस जगह पे हैं वहां पे क्यों पहुंच गए हैं, और फिर हम अपना रास्ता तयन करते हैं या अपनी डेस्टिनेशन को रीसेट करते हैं, जिसको मैं कहूँ। तो हमें पहले ये देखने की जरूरत है कि ओवर द पीरियड, जो मैं ये कहूँ कि सिंस लास्ट 50 years वी हैड गॉन आउट ऑफ बैलेंस। चाहे आप ये कह लें कि हमारे ऊपर इतना बड़ा फोकस रहा कैपिटलिज्म का, कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज का, और हमने अपने आप को इस स्टेज पे लाए वेयर वी फेल्ट के कलेक्टिंग वेल्थ इज द इंडिकेटर ऑफ सक्सेस। और मटीरियलिज्म में इस कैपिटलिज्म माइंडसेट ने हमें एक रेस में लगा दिया, और कायनात जो बनी हुई है वो एक बैलेंस के ऊपर बनी हुई है। जब अब ये बैलेंस आउट होता है तो फिर एक नेचुरल इंटरवेंशन आती है उस बैलेंस को बराबर करने के लिए। तो हम से आ रहे हैं वो ये समझना जरूरी है कि हमें ये डिफिकल्टीज, ये क्राइसिस, ये डिजास्टर्स, ये क्यों हमें ये फेस करनी पड़ रही है। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो आप पहले भी देखते आ रहे हो वो यही नजर आता है कि जब इंडिविजुअल, सोसाइटीज या जो नेशंस हैं या लोगों के जो बिहेवियर्स हैं, जब ये अपने बैलेंस से आउट हो जाते हैं, वो बैलेंस रिलेशंस का बैलेंस भी हो सकता है, वो आपका फिजिकल बैलेंस भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है। तो जब हम एज एन इंडिविजुअल या एज ए कम्युनिटी और एज ए सोसाइटी आउट ऑफ बैलेंस होते हैं, चाहे, और तो हमने यही देखा है कि नेचुरली नेचर का जो वो बना हुआ है वो तवाज़ुन बैलेंस पे बना हुआ है। तो इकोसिस्टम में देख लें, जब हमारा इकोसिस्टम आउट ऑफ बैलेंस होता है तो नेचुरल डिजास्टर आते हैं, फ्लड आते हैं और तबाहियां आती हैं। तो इसी तरह अब आप इनको भी देखें तो जितने भी डिजास्टर आप देखेंगे उनके पीछे आपको नेचुरल डिजास्टर के पीछे एक ही कॉज नजर आएगी, वो है कि आपका, तो मेरे ख्याल में ये कुदरत का एक इंटरवेंशन है। अगर हम इसको कोविड-19 को देखें तो आई थिंक इट्स नेचुरल इंटरवेंशन या कुदरत का की एक इंटरवेंशन है टू ब्रिंग दैट बैलेंस बैक। और इस बैलेंस में आपने देखा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं, उसने इस चैलेंज ने या इस कोविड-19 ने हम लोगों को एकदम से रोक के सोचने पे मजबूर कर दी। हम अब ये सोचने पे मजबूर हो गए कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, जो हम पिछले कई सालों से या कई बरसों से ये नहीं सोच पा रहे थे कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट। आई हैव सीन पीपल जिनको यहाँ पे 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही थी, तो वो अपनी बीवी को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के 2 लाख की सैलरी पे कहते हैं जी मुझे दुबई में नौकरी मिल गई है या मैं दुबई जा रहा हूँ। तो वो
इसके कि हम अपने आप को कोशिश करें कि मैं 1 लाख रुपए में अपने आप को कैसे बैलेंस आउट करूं, वो हम दौलत के पीछे अपने रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हो। वो अपने बच्चे 7वीं सालगिरह जो है वो मिस करेगा, कभी नहीं मिलेगी उसको, वो सेक्रीफाइस कर। तो जब हम इन रिलेशंस को सेक्रीफाइस करते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट टू पे। कीमत पे कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारे साथ ये हो रहा है, ये एक्चुअली इज अ वेकअप कॉल। ये कुदरत ने हमें एक झटका दिया है कि अभी भी संभल जाओ, अपने आप को एक राइट पाथ पे ले आओ, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लो, ताकि आप अपनी जिंदगी के अंदर एक बैलेंस ला सको और कुदरत के निज़ाम के साथ अलाइन होके चल सको। तो ये अब हम न्यू नॉर्म की तरफ जाएंगे। अगर उस न्यू नॉर्म के अंदर हमने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द बैलेंस, व्हाट बैलेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी एज एन इंडिविजुअल बट एज ए कॉर्पोरेट, क्या मैं अपने आप को एक एज ए बिजनेस ओनर या एज ए सोशल लीडर, एज ए पॉलिटिकल लीडर, क्या मैं बैलेंस के साथ चल रहा हूं या नहीं चल रहा? क्या मैं अपने लोगों का उस तरीके से ख्याल रख रहा हूं जैसे मेरी जिम्मेदारी है? मैं अगर सीईओ हूं कंपनी का, तो क्या मैं अपनी कंपनी का और अपने एम्प्लॉइज का बराबर ख्याल कर रहा हूं? इज देयर अ बैलेंस इन इट? तो जहां पे भी हम देखेंगे आगे जाते हुए, अगर कंपनीज, कॉर्पोरेट्स ये एम्प्लॉय वेलबींग के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस मॉडल में अगर तो ये अलाइनमेंट ऐसी ले आते हैं कि जिससे बैलेंस क्रिएट हो जाए, तो मेरे ख्याल में आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा डिफाइन हो जाएगा। सही। क्योंकि हमने ये देखा कि वर्ल्ड वॉर के बाद भी मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स और थ्योरीज चेंज हो गई। बिल्कुल। से पहले एक और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या प्रोडक्टिव माइंड उसके अंदर आए, और अब ग्रेजुअली हम लोग एक जो लर्निंग इकोनॉमी की तरफ आए, टेक्नोलॉजी की तरफ आए, और अब हम इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते चले जा रहे थे कि हमने इंसान से ऊपर टेक्नोलॉजी को या मशीनरी को फोकस देनी शुरू, प्रेफरेंस चेंज हो गई थी। आगे जाते हुए आसिफ, हमें ये बहुत ज्यादा देखने की जरूरत पड़ेगी कि हमने अपना न्यू नॉर्म का जो मॉडल डिफाइन करना है, उस मॉडल के जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को हमने इक्वल इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। सही। इससे पहले हम इंडस्ट्रियल एज में इंसान को भी मशीन की तरह एक रिसोर्स के तौर पे समझते हैं। हम एक ये कहने लगे कि जी फाइनेंशियल रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी रिसोर्स है और ह्यूमन रिसोर्स है। तो ह्यूमन हमारे रिसोर्स थी जिसको हम करते थे टू मेक मनी। अब ह्यूमन को अगर इस तरीके से समझेंगे, ऐसे यूज करेंगे, तो फिर हमारे जब तक जरूरत है उसको इस्तेमाल करेंगे, नहीं पड़ेगी तो फेंक देंगे उसको। बिल्कुल सही। तो जो है, दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। ह्यूमन इज नॉट अ रिसोर्स, ह्यूमन इज अ पर्सन जिसके इमोशंस हैं, जिसकी फैमिली है, जिसके रिलेशंस हैं, जिसके वर्क प्लेस के ऊपर आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है। तो ये चीजें हम रिसोर्स के तौर पे मेरे ख्याल में लेना हमें बंद करने की जरूरत है। उसमें ह्यूमन को ज्यादा सिग्निफिकेंस देने की जरूरत होगी। तो व्हाट आई एम सेइंग कि फ्यूचर का जो मैनेजमेंट का स्टाइल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस मॉडल है, उसमें ह्यूमन एलिमेंट जो है वो बैलेंस आउट करना ज्यादा जरूरी। और इस बैलेंस आउट करते हुए हमें ये देखने की जरूरत है, और आजकल जैसे आप देख भी रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो इशू आ रहा होता है वो डिस्क्रिमिनेशन का। बिल्कुल। खवातीन डिस्क्रिमिनेशन का वो कर रही होती हैं कि जी हमें इंक्लूजन नहीं मिलती, हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। अमेरिका में चले जाएं तो आपको ब्लैक्स नजर आएंगे, किसी और एरिया में आपको लैटिनोज नजर आएंगे, हमारे मुल्क में आ जाए तो आपको नजर आएगा कि जो गरीब आदमी और अमीर आदमी के अंदर जो रिलेशनशिप का वो है, वो बहुत बड़ा गैप है। हम एक अंतर को अपने बराबर समझते ही नहीं। सही। तो जब इस मटीरियलिस्टिक के जी हमारे नजदीक वो इंसान अच्छा है जिसके पास पैसा हो, तो ये म्यार हमारा जो है ये खराब है। तो इस मैनेजमेंट स्टाइल को भी हमें आगे जाते हुए चेंज करने की बहुत सख्त जरूरत है।
अच्छा सर, मुझे एक छोटी सी चीज बताइएगा। देखिए, जिस तरीके से इंशाल्लाह जल्द हम लोग थोड़ा सा अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाएंगे, चीजें डिफरेंट जरूर होंगी। सो आपको क्या फील हो रहा है कि मैनेजमेंट के चैलेंजेस क्या होंगे? मैनेजमेंट को अपना स्ट्रक्चर किस हिसाब से चेंज करना चाहिए इस चेंज को कॉप करने के लिए? अच्छा, एक तो चीज ये है कि एक तो टेक्नोलॉजी ने इस फील्ड के अंदर एक तो ये काम किया कि हमें ये एहसास दिला दिया कि बहुत सारे जो मैनेजमेंट के केडर हैं वो शायद इतने यूजफुल नहीं है जितना हम समझ रहे थे कि यूजफुल। ट्रू। अब हमने बहुत सारे कि एक एग्जीक्यूटिव है, फिर एक सीनियर ऑफिसर है, उसके ऊपर एक असिस्टेंट मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है, फिर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, तो हमने बहुत सारे मैनेजेरियल केडर्स बना दिए। बिल्कुल। Now we have come to realize कि जी हमें इतने ज्यादा मैनेजमेंट लेवल के लोगों की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा स्किल बेस्ड काम करने वाले ऑपरेशनल लोगों की ज्यादा जरूरत है। मैनेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन एक आपके पास अगर एक फर्स्ट लाइन वर्कर्स है या फर्स्ट लाइन ऑपरेशन की लाइन है, तो आपके पास उसके ऊपर 3 से ज्यादा आपके पास लेवल मैनेजमेंट के नहीं होने चाहिए, नहीं होने क्योंकि चाहिए। एक मैनेजर या सीनियर मैनेजर भी टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी 20 लोगों की टीम को मैनेज कर सकता है ट्रू। और कर रहे हैं वर्क ट्रू। फ्रॉम होम के ऊपर। अब एक जनरल मैनेजर जो है एक वक्त में अपनी फाइनेंस की पूरी टीम के साथ डिस्कशन कर सकता है, ट्रू। डायरेक्टर एचआर की टीम के साथ एक वक्त में सबके साथ डिस्कस कर सकता है इशू, और उनसे रिपोर्टिंग भी ले सकता है, उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम भी डिजाइन कर सकता है। ट्रू। अब सबसे पहले तो ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मैनेजेरियल हियरार्कीज को कम करना शुरू करें। तो दैट अब मैनेजर्स को अपनी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए अपनी वैल्यू ऐड या वैल्यू एडिशन वाला जो पार्ट है वो प्रूव करना पड़ेगा। व्हाई डज दिस ऑर्गेनाइजेशन नीड, वैल्यू एम आई एडिंग? मैं सिर्फ लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ या मैं कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ? अगर वैल्यू ऐड कर रहे हैं और सिर्फ लोगों को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं तो देन ये ऑर्गेनाइजेशन वोंट नीड यू। ये जो मैनेजरियल माइंडसेट था कि जी मुझे दिया हुआ है जिसके मेरे अंडर 15 लोग रिपोर्ट करते हैं और मैंने जो है इन 15 लोगों से काम लेना है, काम लेके रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट बना के अपने मैनेजर को देनी है, तो वो जो काम है मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज कम होती चली जाएगी। कुछ टेक्नोलॉजी ले लेगी, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, रिपोर्टिंग के मॉडल भी आ गए हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस भी आ गई है, जिसमें हर इंडिविजुअल के काम को मॉनिटर करके उसकी रिपोर्ट को अलाइन करके प्रेजेंट किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में चेंज आएगी वो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के अंदर और स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर के अंदर अभी इफ है तो ये कैरियर रिलेटेड क्वेश्चन, बट अगर इफ आई एम अ मैनेजर इन अ कंपनी और मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से ये पूछने की जरूरत होगी कि इफ आई एम डूइंग दिस, मेरी जो भी एक्टिविटीज हैं काम करने की, उस काम करने की उस एक्टिविटी की वैल्यू एडिशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? मैं ये काम सिर्फ करने के लिए कर रहा हूँ या ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करने के लिए कर रहा हूँ? आप इस एनालिसिस के ऊपर आना शुरू करते हैं तो यू विल रियलाइज कि बहुत सारी आपकी जो एक्टिविटी है डे के अंदर वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। ट्रू। आप उन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को कम कर देते तो आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है दिन के अंदर वो 2.5 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं निकलता जिसमें वैल्यू ऐड हो रही है। सही जी, उस नॉन वैल्यू जो है वो है उसको हम अगर ये देख सकें कि ये वाला जो काम है क्या ये ऑफिस में करना जरूरी है, क्या ये घर से भी किया जा सकता है? अब सेकंड क्वेश्चन इससे ये राइज होता है। उसमें ये अब जो नया फॉर्मूला आ रहा है और ये बाहर की कंपनीज ऑलरेडी कर रही हैं, यूएस में, कनाडा के अंदर ऑलरेडी कंपनीज ये कर रही हैं कि वो इंडिविजुअल जिसका 7% टाइम जो है वो अपने लैपटॉप पे, सिस्टम पे या कंप्यूटर के ऊपर गुजरता है, he does not need to come to work। उसको जॉब बुलाने से, उसको जॉब पे बुलाने से कंपनी का खर्चा ज्यादा होता है। सही। जगह भी देनी पड़ेगी, उस जगह की कॉस्ट है, उसको बिजली भी, एसी भी चलेंगे, लाइट भी जलेगी, चाय भी पिएगा, कॉफी भी पिएगा, तो देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड टू दैट। तो वो ये देख रहे हैं अगर उसने सिस्टम पे ही काम करना है तो व्हाई डज ही हैव टू कम टू वर्क? तो उसको काम पे वो तब बुलाते हैं जब कोई
कस्टमर इंटरेक्शन हो, एम्प्लॉय इंटरेक्शन हो, कोई सीनियर लेवल की मीटिंग, तो हमें ये करने की जरूरत होती है। अदरवाइज इन जनरल एक फॉर्मूला सा बना लिया गया है कि 70% इज द पीरियड कि किसी इंडिविजुअल का 70% टाइम सिस्टम पे गुजरता है, तो उसको तब बुलाया जाए जब मीटिंग है या हो कोई या काम है वर्क फ्रॉम होम के ऊपर दे दिए। सही। अच्छा सर, जैसे कि सर आपने अभी बताया कि वर्क फ्रॉम होम एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ। जी सर, सॉरी, प्लीज कैरी ऑन करें सर। अच्छा सर, मैं बेसिक मेरा क्वेश्चन ये था कि जिससे कि सर अब हमारे यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो रहा है वर्क फ्रॉम होम का, जो कि शायद हमारी बुक्स में पहले भी होता था लेकिन इतना हमारे पास एक्टिव हम उस पर नहीं थे। सो अब इसके लिए पॉलिसीज, इसके लिए प्रोसीजर्स या हमारा प्रॉब्लम माइंडसेट क्या, आर वी ट्यून टू इट, हम रेडी हैं इस मॉडल पे आके काम करने के लिए? प्लस मैनेजमेंट को किन चीजों पे काम करना चाहिए कि वो इस चीज को मजीद प्रमोट कर सकते हो और वर्क फ्रॉम होम को एक प्रॉपर एक विद लाइक इसका कोड ऑफ कंडक्ट हम इसका डिफाइन कर सकते हो? मेरे ख्याल में पूरा सिस्टम डिजाइन करने की जरूरत है। इट्स नॉट जस्ट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें एंगेज होते हैं। चीज ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस में आप अभी भी देखें तो जो पॉलिसीज बनाने वाले हैं, पॉलिसीज को अप्रूव करने वाले हैं, वो सारे वो लोग हैं जो कि 50 और 60 की एज ग्रुप में। ट्रू। और जो ऑर्गेनाइजेशन में नीचे जिन पे पॉलिसीज अप्लाई हो रही हैं वो 25 टू 35 की एज में गैप है, उसमें भी गैप है। पॉलिसीज बना रहे हैं जिनका माइंड सेट डिफरेंट है, वो एक और जनरेशन से आए हुए हैं जो ये फील करते हैं कि जी काम पे आना, नौकरी पे जाना ये जरूरी है, जगह पे प्रेजेंस, बंदे को सामने देखना जरूरी है। दिस इज हाउ दे ब्रॉट अप, ये उनका एक माइंड सेट बन गया है। तो वो जब पॉलिसीज बनाते हैं तो उसी के हिसाब से बनाते हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशन में आदमी आए, बायोमेट्रिक करे, अपनी अटेंडेंस लगाए, अगर कहीं वो जा रहा है तो इन्फॉर्म करके जाए मैनेजर को। तो ये सारी चीजें पॉलिसी ये वो लोग बनाने वाले हैं जो कि जनरेशन एक्स से हैं, जिनको किया हुआ है कि जी आपने जॉब इज समथिंग दैट यू गो टू वर्क एट। ट्रू ट्रू। नई जनरेशन है, टाई लगा के सुबह 9 बजे ऑफिस आके। जी मिलेनियल्स जो हैं वो दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कि इसकी जरूरत क्या है। आपको मैं चाहिए या मेरा काम चाहिए? अब वो ये कहते हैं कि आपने मुझे मेरे काम के लिए हायर, मेरी बॉडी के लिए तो हायर नहीं किया। ट्रू। वो ये कहते हैं कि आप हमें अब बताएं कि आपको टास्क क्या चाहिए, कब चाहिए, किस क्वालिटी में चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए, और इस काम को मैं डिलीवर करूंगा तो मुझे कैसे कितने पैसे मिलेंगे। अब लोग जो मिलेनियल्स हैं उनका माइंडसेट डिफरेंट तरीके का है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब्स, दे प्रेफर टू वर्क फ्रॉम होम। और वो ये कहते हैं कि जी अगर हमें कॉन्ट्रैक्चुअल काम मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। तो एज ए सीनियर इंडिविजुअल या एचआर में जो पॉलिसीज डिजाइन करने की जरूरत है, उसमें आपने ये देखने की जरूरत है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम ऐसा है जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर नहीं है, जिसमें कोई सेंसिटिविटी रिक्वायर नहीं है, तो क्या हम उस काम को किसी इंडिविजुअल को इंटरनल कॉन्ट्रैक्टिंग के ऊपर दे दें? अब इंटरनल कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है कि मैंने एक इंडिविजुअल को परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आपने 3 मेरा ये काम आपने करके देना है। आप बेशक काम पे आके करें, कैफे में बैठ के करें, घर पे बैठ के करें। आई वांट दिस मेडिकल जो आउटपुट चाहिए, इसको आपने मुझे प्रोसेस करके आपने ये देने हैं, ये केसेस हैं, ये आपने मुझे ट्रीट करके देने हैं, मेडिकल रीइंबर्समेंट। एचआर में आप अगर काम करें तो आपको टास्क मिल जाता है, आपको टाइम मिल जाता है, और आपकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन उसकी बेसिस पे डिसाइड होती है। आपको केपीआई मिल जाते हैं, आपकी जो सैलरी होती है वो डिसाइड होती है कि अगर आप 100% केपीआई को अचीव करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, 75 करेंगे तो इतने करेंगे पैसे मिलेंगे, 50% करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। तो आपकी और आपकी सैलरी जो है वो अलाइन हो जाती है कि अगर मैं हाई परफॉर्म करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, कम परफॉर्म करूंगा तो कम पैसे मिलेंगे। तो आप इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा डिजाइन करते हैं जो कि केपीआई बेस्ड होता है, और आपकी जो रिम्यूनरेशन होती है वो आपकी आउटपुट और क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस और आउटकम के ऊपर बेस्ड कोरिलेशन पे होती है। अभी तक चूंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई पुश नहीं आया था जिस
पे हम ऐसा सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं या ऐसा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। एचआर वालों के ऊपर अब ये एकदम से ये प्रेशर आ गया है कि अब कंपनीज ये पूछना शुरू हो गई हैं कि लोग घर से काम कर रहे हैं तो उनके काम की क्वालिटी को कैसे मॉनिटर किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे एवेलुएट किया जाए, ये कैसे डिटरमिन किया जाए कि वो कितने घंटे काम कर रहा है। तो अब HR have started to think in those terms कि जी हमें टास्क असाइनमेंट, टास्क की क्वालिटी और टास्क की आउटकम के साथ परफॉर्मेंस की लिंकेज और उसके साथ सैलरी की अलाइनमेंट, ये अब मेरे ख्याल में HR के लिए जो इस वक्त बड़ा चैलेंज है वो ये सिस्टम डिजाइन करने की जरूरत है। तो पॉलिसीज भी डिजाइन करें कि हु कैन वर्क एट फ्रॉम होम, किस किस के लिए जरूरी है, किसके लिए हमारे वर्कलोड हमारा क्या बताता है। वर्कलोड हमें ये बताता है कि ये आदमी के पास इतना काम है कि इसको 5 घंटे लगते हैं इस काम को कंप्लीट करने के लिए पूरे दिन में, या 6 घंटे लगते हैं, 5 से 6 के बीच में है, तो हमें उसको फुल टाइम एंगेज करने की जरूरत है। अगर उसके पास 2 और 2.5 घंटे का काम है या 3 घंटे का काम है तो हमें उसको फुल टाइम एंगेज करने की भी जरूरत नहीं है। हम उसको, किसी इंडिविजुअल के पास लोड ऑफ वर्क जो है वो 2-2.5 घंटे का होता है, हम चाहते हैं कि वो बैठे और 8 घंटे हमारी कंपनी में गुजारे और 2.5 घंटे काम करने के बाद वो 5 घंटे जो है वो दूसरे लोगों के पास बैठे चाय पिए, वो एक्सपेंस बन जाता है हमारा सारी एक्टिविटीज के अंदर भी। सही। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइएगा, अभी जितनी आपने बात की एक स्ट्रक्चर के हवाले से, एक मैनेजमेंट स्टाइल चेंज होने के हवाले से। आपका चूंकि बहुत ज्यादा स्पेशलिटी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी रही है, ट्रेनिंग की साइड पे भी रही है, ट्रेनिंग को हम हमेशा एक कॉस्ट सेंटर के तौर पे लिया जाता है, स्पेशली अगर हम लोकल स्टेट कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ट्रेनिंग इज टेकन टू बी एन एक्सपेंस। सो डू यू थिंक कि ट्रेनिंग की अलाइनमेंट अभी हो सकती होगी इस नए स्ट्रक्चर के साथ इन द कमिंग डेज? जी जी, ट्रेनिंग तो मेरे ख्याल में अगर कोई एचआर में चीज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगी और या हो रही है वो ट्रेनिंग ही है। हमारे यहाँ ये जो मॉडल था वो पुश मॉडल कहते हैं हम उसको, ट्रेनिंग कि हम ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है वो कहता था जी ये इस महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इन लोगों ने अटेंड करना है, उनको उनका मैनेजर जो है वो नॉमिनेट करता था, तो ट्रेनिंग कराई जाती थी और उसमें उस मॉडल पे नहीं चल सकते। अब ये है कि इंडिविजुअल की नीड क्या है, उस नीड के मुताबिक उसको वो फुल बेस्ड ट्रेनिंग कि वो कहेगा कि जी मुझे आगे जाने के लिए ये कोर्स करने की जरूरत है, वो कोर्स चूज करेगा और उस चूज करके कोर्स वो अटेंड कर सकता है। अब उसके पास लिमिटेशन नहीं है कि उसने वो कोर्स जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ही करना है या आपकी ट्रेनिंग टीम। अगर ग्लोबली ऑनलाइन कहीं भी कोई अच्छा कोर्स अवेलेबल है तो वो कोर्स अटेंड कर सकता है और वो ये उनके पास जो अवेलेबिलिटी और ऑप्शन ऑफ लर्निंग है वो बहुत बड़ी हो गई। तो ये एक हमारी सबसे बड़ी चेंज आएगी। दूसरा ये है कि अब जो इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग है वो इंपॉर्टेंट होगी। पहले कोर्स वाइज ट्रेनिंग चलती थी कि ये कोर्स आ रहा है इसमें लोगों को नॉमिनेशन चाहिए। अब इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग का मतलब है कि मुझे वो ट्रेनिंग करनी है जो मेरी नीड के मुताबिक, मैं जिस लेवल पे हूँ, मेरी जो बैकग्राउंड है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरा जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल है, उसके सामने रखते हुए मैं चूज करूंगा कि मुझे कौन से प्रोग्राम का कौन सा लेवल चाहिए। मुझे बताएगा नहीं, ये मैं खुद डिटरमिन करूंगा, असेस करूंगा और मैं खुद अपने लिए ट्रेनिंग चूज कर रहा हूँ। तो इंडिविजुअलाइज्ड एंड सेल्फ ड्रिवन ट्रेनिंग जो है वो रोल प्ले करेगी ऑर्गेनाइजेशन का या लर्निंग डिपार्टमेंट का। ये काम होगा कि वो ये बताएगा कि अगर आप ये ट्रेनिंग्स नहीं करेंगे इस पीरियड तक तो आप आगे नहीं जा सकते। वो ये कैरियर पाथ बनाएंगे कि इस कैरियर पाथ पे जाने के लिए आपको ये चीजें करने की जरूरत है बाय दिस टाइम। सो कैरियर पाथ के साथ लर्निंग जब अलाइन हो जाती है तो लोगों को पुश करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने कैरियर ग्रोथ के लिए खुद ही ऑप्शन है, खुद ही उसके लिए एफर्ट करते हैं, अपने टाइम पे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। ये उनके ऊपर है। ट्रेनिंग इज नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। मेरा कैरियर है तो मेरा कैरियर मेरे हाथ में है, मेरा कैरियर मैं एचआर के हाथ में नहीं दे सकता। अगर मेरा कैरियर है, मुझे अपनी कैरियर ग्रोथ चाहिए तो मुझे चूज करना है कि जी मैं इसको कब तक करूं और कैसे करूं। तो ये ट्रेनिंग
वो इंडिविजुअल ड्रिवन होगी, और अब कंपनीज भी कहेंगी कि आपको आगे जाने के लिए बाय दिस टाइम ये कोर्स करना है, वी डोंट ऑफर दैट, इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब, आपने अगर अगले लेवल पे जाना है तो यू डू इट एट योर ओन कॉस्ट, एट योर ओन टाइम। ये चेंजेस आने शुरू हो गए। अच्छा सर, इसके अलावा मुझे एक चीज और बताइएगा, एक कॉन्सेप्ट था मेंटरिंग और कोचिंग का, डू यू थिंक कि अब वो चीज थोड़ी सी एनहांस होगी, थोड़ी सी वो चीज स्पेशलाइज्ड होगी? जब भी हम इंडिविजुअलाइज उसके ऊपर मॉडल पे जाते हैं और वहां पे ये मेंटरिंग और कोचिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती चली जाती है। अब इस पर्सपेक्टिव के अंदर कि मुझे ये तो पता है कि मेरे परफॉर्मेंस के ये इशू हैं, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा जब उसमें फंस जाता हूँ अपनी डे टू डे रूटीन के अंदर, तो मेरे लिए अपने आप को उस रूटीन से निकालना और ये डेवलपमेंट की या कैरियर की चीजों को या ट्रेनिंग को परसू करना मुश्किल होता है। तो एक कुछ ये करता है कि आपको पुश करता है। हम मिले थे लास्ट टाइम, तुमने ये डिसाइड किया था कि तुम ये वाला कोर्स करोगे, तुमने अभी तक क्यों नहीं किया? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? तुम स्टक क्यों हो रहे हो? व्हाट विल टेक यू आउट? तो वो आपको पुश करता है, आपको फोर्स करता है टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड मूव टुवर्ड्स योर गोल। तो ये इसलिए भी जरूरी है। दूसरा ये है कि कोचिंग में हम जो बिहेवियरल कोचिंग की बात करें खास तौर पे, तो बहुत सारे हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, जो ओवर द पीरियड बन गए हैं ऐसे बिहेवियर जो शायद मुझे बुरे नहीं लगते या मेरे सामने नहीं आते, लेकिन जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनसे वो लोग मुझसे तंग हो रहे होते हैं। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। हर मीटिंग में अपनी आप को इम्पोर्टेंस जताने की आदत है, अपने आप को शो करने की आदत है कि हाउ स्मार्ट आई एम, और ये इस चीज ने मुझे सक्सेसफुल भी बनाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं समझता हूँ ये मेरा पावरफुल बिहेवियर। तो लेकिन मेरे जब नीचे वालों से आप बात करें तो वो कहेंगे जब ये हरकत करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। सो सब दीज आर योर ब्लाइंड स्पॉट्स, और कोच आपका ये करता है कि आपके इन ब्लाइंड स्पॉट्स को आपके सामने खोलता है और फिर आपको कहता है कि जी अगले 3 महीने आपने अपने इस बिहेवियर के ऊपर काम करना। तो वो आप बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी काम करते हैं कोच, और परफॉर्मेंस पे भी कोच करते हैं। उससे ये होता है कि इंडिविजुअलाइज्ड इंप्रूवमेंट आपको नजर आनी शुरू होती है। तो कोचिंग इज पावरफुल, इसमें तो कोई शक नहीं कि जिन लोगों को अपनी ग्रोथ में, सक्सेस में जाना हो, उनको तो कोचिंग लेनी ही चाहिए। और हमने ये भी देखा है, चाहे कोई सक्सेसफुल प्लेयर हो, सक्सेसफुल बिजनेस लीडर हो, सक्सेसफुल ग्लोबल पॉलिटिशियन हो, इन सब लोगों ने अपने पर्सनल कोच रखे हो। ये इंडिविजुअल होते हैं जो उनके लिए साउंड बोर्ड का काम भी करते हैं, उनके साथ ये डिस्कस भी करते हैं, ये उनकी मेंटोरिंग करते हैं। तो ये सक्सेस के पीछे यही देखा गया। हम ये कहते हैं ना कि किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है, तो मैं ये सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक अच्छा कोच होता है, एक अच्छा कोच या मेंटर होता है। सही। अच्छा कोच। अच्छा सर, एक डिफरेंट क्वेश्चन, प्रॉब्ली दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज हमारा थोड़ा सा टाइम भी शॉर्ट हो रहा है। मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं इस तरह की सिचुएशन में, कॉस्ट कटिंग इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव दैट कम्स इनटू माइंड। और जब हम कॉस्ट कटिंग की बात करते हैं तो पहली चीज होती है जी बंदे निकाल दो, अपनी टीम को रिड्यूस कर दो, डाउनसाइजिंग मॉडल पे चले जाओ। इस वक्त अगर हम कोई भी कंपनी इस टेन्योर से गुजर रही है, जो कि आई एम श्योर बहुत सारी कंपनीज गुजर रही हैं, सो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या बंदे निकालना इज द ओनली सॉल्यूशन, या किसी और तरीके से भी उन चीजों को मैनेज कर सकते हैं? Again, I don't think एक स्ट्रेटजी विल वर्क और एक एडवाइस विल वर्क फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोगों को ये देखने की जरूरत है कि हमने जो पीरियड ऑफ टाइम जॉब्स क्रिएट कर दी हैं, क्या हमें उन जॉब्स की जरूरत भी है या नहीं। अगर जॉब्स की जरूरत नहीं है तो जॉब्स को एलिमिनेट कर। हम इसमें नॉट कीपिंग इन कंसिडरेशन कि जी उस जॉब पे लोग बैठे हुए हैं या कितने लोग। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड हमें उन स्किल सेट की जरूरत नहीं है, उन पोजीशंस की जरूरत नहीं है। तो इन लोगों को आपको फिर एज एन एचआर इंडिविजुअल हेल्प आउट करना है, रीस्किल करने में या रीडिप्लॉय करने में या राइट साइज करने में या हेल्प आउट करने में किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडजस्ट करने के लिए। नाम सीइंग कि हमारे बहुत अच्छे सीनियर जो एचआर के लोग हैं,
वो ऑफर कर रहे हैं अपनी इस एरिया के अंदर कि जी किसी के पास नहीं है जॉब तो सेंड योर सीवी, आई विल हेल्प यू प्लेस इन अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आउट प्लेसमेंट का काम भी इंटरनली एचआर के लोगों को करने की जरूरत है। दूसरे एंगल पर आपको ये देखना है कि अगर हमारे लिए ये लोग जरूरी हैं, लेकिन इस वक्त हमारा बिजनेस ऐसा नहीं है कि हम सबको सैलरीज दे सकें। तो फिर आपके पास डिफरेंट मॉडल है। वो मॉडल ये भी हो सकते हैं कि आप उन्हें कहते हैं कि जी आपकी ये 3 महीने की छुट्टी जो है वो ड्यू है, तो इस वक्त आप ये छुट्टियां ले लें, ये आप पे ले लीजिए, आप अनपेड लीव हम आपको दे देते हैं, हम आपको निकालेंगे नहीं, लेकिन हम आपको 50% लीव के साथ सैलरी के साथ आपको लीव दे देते हैं। तो देयर आर मॉडल फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। और एक ये भी मॉडल है कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन से कहते हैं कि जी हमें अपना जो सैलरी का बजट है वो लेट से 75% पे लेके आना है। दैट मीन्स कि हमें 25% इसको रिड्यूस करना है सैलरी का बजट। सो दे आस्क एवरीबडी, जो खास तौर पे सीनियर है उनको कहते हैं कि जी आप 50% कट ले लें, मिडल वालों को कहते हैं कि जी आप 25% ले लें, नीचे वालों को कहते हैं कि जी आपकी सैलरी कंपनी को कट देंगे। तो आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन जो उसकी सैलरी है वो अपनी कट करके लोगों की जॉब को सेव करने में इंटरेस्टेड है। तो ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर लोग ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, मिडल वाले थोड़ा कम करते हैं, और ताकि वो नीचे वालों को प्रोटेक्ट कर सके। तो डिफरेंट मॉडल्स हैं। आपने ये देखना होता है कि कहाँ पे कौन सा मॉडल काम करेगा। तो जहाँ पे तो जॉब्स है या ह्यूमन फैक्टर को सामने रखते हुए आपको ये सारे जो डिसीजन हैं इसमें इस चीज का ख्याल रखने की जरूरत जरूर होती है कि हम लोगों को सिर्फ एक्सप्लॉइट करके यूज करने वाला काम ना करें, बल्कि जब भी हम ये वो कर रहे हो तो ये जो एम्पैथी वाला पार्ट है, कंपैशन जो है, इसके साथ करें कि विदाउट हर्टिंग द एंटायर इमोशंस और इस फैमिली पूरे इसको हम बेहतर सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। अगर इंडिविजुअल को ले ऑफ भी कर रहे हैं तो प्लीज हेल्प देम आउट कि जी वो कहीं और अपने आप उनको एडजस्ट करने में उनको मदद कर सके। तो हाँ, लोगों को खाली ये ना लगे कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा वो बना लिया टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं छोड़िए, कल को आपने भी आपको भी ये सूरत हाल फेस करनी पड़ सकती है। मैं ये बता रहा हूँ, खासतौर पे हमें एचआर वालों को ये जरूर याद रखना चाहिए कि आज आप कुछ लोगों को निकाल रहे हैं तो कल को हमें भी निकाला जा सकता है। बिल्कुल सर, कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज देना चाहेंगे, मैसेज कोई आपका हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं ये लास्ट में सिर्फ इसी चीज पे फोकस करूंगा कि जिससे मैंने स्टार्ट लिया था कि अपने आप को, अपनी लाइफ को जरूर रिव्यू करें कि मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, क्या मैं पर्पस ड्रिवन काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। क्योंकि जब हमारे पे कोई डिजास्टर आता है या कोई एडवर्सिटी आती है तो वो हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि मुझे रास्ता अगर चेंज भी करना है तो मैं ऐसे रास्ते पे जाऊं जो कि मेरे पर्पस की तरफ लेके जाता हूँ या मेरे बड़े मकसद की तरफ जाता हूँ, जो कि मुझसे बढ़ के, मेरी जात से बढ़कर। तो यहाँ पे हमें क्योंकि टाइम मिला हुआ है तो आई वुड सजेस्ट लॉट ऑफ पीपल कि अपनी लाइफ को एवेलुएट करें कि आर यू हैप्पी इन डूइंग व्हाट यू डूइंग। इफ यू आर नॉट, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ व्हाट विल मेक यू हैप्पी, what is the purpose which really drives you, which energizes you। अगर आपको कोई सिर्फ डे टू डे नौकरी करनी है तो बिलीव मी कुछ अरसे के बाद आपको अपने आप से ही उलझन होनी शुरू हो जाती है। मैं ये टाइम जाया कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी जाया कर रहा हूँ, मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूँ, एंड आई एम नॉट हैप्पी। सो फाइंड समथिंग व्हिच इज बिगर देन यू। अपनी जो मैसेज हम ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको तब आए जब आप 50s में पहुंच जाए। मेरे ख्याल में तो हमें मैस्लो की उस पूरी जो पिरामिड है उसको अपसाइड डाउन करने की जरूरत है कि हमें स्टार्ट ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से करना चाहिए कि मैं फिजियोलॉजिकल नीड किस तरीके से पूरी करूं कि जिससे मुझे मेरा पर्पस ड्रिवन हो सके, मैं लोगों की वो कर सकूं, मुझे सेल्फ रिस्टीम तब मिले जब मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं।
तो अपने आप को और अपनी फैमिली को और अपनी सोसाइटी को एक बेनिफिट देने की जरूरत है। A life without benefit to others is a life wasted. मैसेज मेरा यही है वेरी कि हमें ये नाइस, वेरी पर्पस और बेनिफिट लाइफ गुजारने की। very nice. Sir, thank you for your time. Thank you for joining our show, and thank you for sharing your valuable thoughts. It was really nice to have you with us. So viewers, this was Suhail Rizvi, a very learned person. ये बहुत सारे लोगों के साथ हैं, मेरे भी साथ हैं. So I have an honor कि मैंने इनसे बहुत कुछ पढ़ा, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, and I'm sure कि आपने भी इसमें इस डिस्कशन में काफी कुछ सीखा होगा. मुझे जो एक बड़ा की पॉइंट इनकी डिस्कशन से आज मिला है, दैट इज के जरूरी नहीं कि जो चीज हम देखते हैं वो चीजें वैसे ही हो. अगर हम उसको थोड़ा नॉर्मलाइज होके थोड़ा सोच समझ के देखें तो हमें कई वे आउट्स निकल सकते हैं हमारी उसी सोच के अंदर से. अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिएगा. अल्लाह हाफिज.